एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा घटना चक्र और कंप्लीट करने वाले हैं मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पिछले वाले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कंप्लीट करवा दिया था और साथ ही साथ फिजिक्स भी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके लेकिन जरूर बताइएगा। फिलहाल इसे स्टार्ट कर रहे हैं। 2008 में पूछे गए प्रश्न, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसमें डिटेल के साथ दिया गया है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो यह था फरीद। शेर शाह सूर्यवंश का संस्थापक था। सूर्यवंश नहीं, सूर्यवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, इसके बचपन का नाम फरीद खां था। इसका जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह के पिता का नाम क्या था? तो हसन खां। शेर शाह के पिता का नाम हसन खां था। हसन खां बिहार सासाराम के जागीरदार थे। फरीद खां ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। किसने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी? तो नाम याद रखिएगा, बहार खां लोहानी। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। अब जान लीजिए चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में, और इस युद्ध में शेर खां ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर दिया था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में शेर शाह ने फिर से हुमायूं को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगान शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। 1541 ईस्वी में शेर शाह पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया। पटना कब नाम दिया था? तो 1541 में। पाटलिपुत्र को हरेक वंश के शासक उदय ने बसाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालिंजर का अभियान। कालिंजर युद्ध। शेर शाह सूरी ने 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया था और यह शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान था। शेर शाह के आक्रमण के समय कालिंजर का राजा कौन था? तो राजा कीरत सिंह था। कौन था? राजा कीरत सिंह कालिंजर का शासक था। कालिंजर का किला जीतने के क्रम में शेर शाह का मृत्यु हो गया। मृत्यु के समय शेर शाह उक्का नामक शस्त्र चला रहा था। कौन सा नामक शस्त्र? उक्का नामक शस्त्र चला रहा था। शेर शाह ने भूमि के मापन के लिए गज ए सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। गज ए सिकंदरी और सन के डंडी का प्रयोग भूमि के मापन के लिए किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने। इसके साथ ही काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो शेर शाह सूरी। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इसके समय रे कर की सूची था। रे क्या था? तो यह कर की सूची था। रे क्या था? तो यह कर की सूची था। शेर शाह को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। शेर शाह को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। शेर शाह मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने रुपया नाम से सिक्का जारी किया। रुपया किसने जारी किया था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। ग्रैंड ट्रक रोड कोलकाता, जो कि ताम्रलिप्ति कहलाता था, पेशावर, पंजाब तक जाता था। कोलकाता से लेकर के पेशावर तक। वर्तमान में पेशावर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था का प्रचलन शेर शाह ने करवाया था, याद रखिएगा। डाक व्यवस्था का प्रचलन, ग्रैंड ट्रक रोड का प्रचलन, यह सब किसने किया था? तो शेर शाह ने। शेर शाह ने सैनिक भर्ती के लिए हुलिया प्रणाली एवं डाक प्रणाली को भी अपनाया था। हुलिया प्रणाली और डाक प्रणाली को किसने अपनाया? शेर शाह ने। इसके पहले दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया था। यहाँ पे दिया भी गया है। यह दोनों प्रणाली शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी से लिया था। हिंदी का प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत की रचना किया। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, और यह शेर शाह सूरी के समकालीन थे। शेर शाह के निर्माण कार्य को देख लीजिए। दिल्ली में किला ए कुहना का निर्माण करवाया। रोहतास गढ़ किला का निर्माण करवाया। सासाराम में खुद अपना मकबरा निर्माण करवाया। हालांकि इसे पूरा इस्लाम शाह ने किया था। सासाराम का मकबरा यह अफगानी स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह झीलों के बीच अष्टकोणीय चबूतरा पर बना हुआ है। शेर शाह के बाद उसका बेटा इस्माइल शाह गद्दी पर बैठा। शेर शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो इस्माइल शाह या फिर इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। चलिए नेक्स्ट है, सासाराम के होंगे, उन्हें पता भी होगा।
क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज यह कौन से वंश से है? तो यह परमार वंश से है। परमार वंश के बारे में जान लीजिए। इसके संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? तो राजा भोज हुए। राजा भोज ने भोपाल में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। भोजपुर नामक झील का निर्माण भोपाल में किसने करवाया? राजा भोज ने। इसने भोजपुर नामक नगर का भी निर्माण करवाया था। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज ने। राजा भोज कविराज की उपाधि लिया था। राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त ने भी कविराज की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। इसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। इस मंदिर परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जान लीजिए। इसके संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज हुए। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज हुए। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इसने आदि वराह की उपाधि धारण किया था। आदि वराह की उपाधि किसने धारण किया? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज ने। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल हुए। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में 3 वंश के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा वंश है? कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। इसकी जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी है किसका? तो कलहन की पुस्तक है। तो जान लेते हैं कारकोट वंश के बारे में। इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। इसका शासन क्षेत्र कश्मीर था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन स्वांग दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में ही कश्मीर की यात्रा की थी। जब हेन स्वांग भारत आया था उस समय कश्मीर की भी यात्रा किया। और वहाँ के शासक कौन थे? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन। इस वंश का सबसे महान शासक कौन हुए? तो ललितादित्य मुक्तपिंड हुए। ललितादित्य मुक्तापिंड हुए। ललितादित्य मुक्तपिंड ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। मार्तंड मंदिर है कहाँ? तो यह कश्मीर में है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो कारकोट राजवंश के शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने। अब उत्पल वंश के बारे में जानते हैं। उत्पल वंश संस्थापक अवंती वर्मन। लोहार वंश, इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संग्राम राज। राजा हर्ष का संबंध इसी वंश से था। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कलहन हर्ष के दरबार में रहते थे। ध्यान रखिएगा, कलहन ने ही राजतरंगिणी की रचना की थी। और यह किसके दरबार में रहते थे? तो हर्ष के दरबार में रहते थे, जो कि लोहार वंश से संबंधित थे। कलहन द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का इतिहास। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं का इतिहास। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक की रचना 12वीं सदी में किया गया है। विद्वानों का मानना है कि भारत में इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत इसी पुस्तक से हुई है। याद रखिएगा, इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किस पुस्तक से हुई है? तो राजतरंगिणी पुस्तक से। रानी दीधा का संबंध उत्पल और लोहार दोनों वंश से है। रानी दीधा जो कि कश्मीर की शासका थी, इसका संबंध उत्पल और लोहार दोनों वंश से था। इन्होंने एक छोटी सी सेना के साथ मोहम्मद गजनवी के विशाल सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखेंगे। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनाया था। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दुरानी की याद में औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया था। यह ताजमहल का नकल था, इसलिए इसे द्वितीय ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें जैसे कि आगरा के किले में मोती मस्जिद, ताजमहल,
दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद आदि का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने अपनी पुस्तक मुमताज महल के शाहजहां ने अपनी पत्नी माफ करिएगा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। सभी जानते होंगे ताजमहल का डिजाइन उस्ताद इंसा ने तैयार किया था, जबकि इसका निर्माण करने वाले प्रमुख स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद इंसा ने, लेकिन इसका निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी करवाया था। प्रमुख सिंहासन का निर्माण भी शेर शाह ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार ने यहाँ पर गलत दिया गया है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, शाहजहां ने करवाया था और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां थे। नेक्स्ट है मुगल काल में अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल या फिर मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल को युद्धों एवं क्षेत्र विस्तार के काल के रूप में जाना जाता है। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के पुत्री जहां आरा ने करवाया था। ये भी याद रखिएगा, आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जहां आरा, जो कि शाहजहां की पुत्री थी, कह सकते हैं औरंगजेब की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। यह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। देखते हैं इसका डिटेल। इसका निर्माण मुगल शासक सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर का गुजरात विजय के बारे में दिया गया है। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। इस युद्ध के दौरान पहली बार अकबर पुर्तगालियों से मिला था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने विश्व के इतिहास का सर्वाधिक शीघ्रता से किया गया आक्रमण कहा है। मतलब बहुत ही जल्दी से किया गया आक्रमण कहा गया है गुजरात अभियान को। नेक्स्ट है अकबर। अकबर के बारे में डिटेल से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राणा वीर साल के महल में। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, पिता का नाम हुमायूं था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी था। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? तो अब्दुल लतीफ ईरानी। हालांकि अकबर की तभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। मतलब शिक्षक तो नियुक्त किए गए थे, लेकिन फिर भी अकबर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। अकबर अनपढ़ होते हुए मुगल काल में सबसे महान शासक साबित हुआ। 14 वर्ष की अवस्था में अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 को। कहाँ? तो पंजाब के कलानौर में। आयु कितनी थी? तो 14 वर्ष। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था और 1560 में ही बैरम खां की मृत्यु हो गई थी। अकबर ने हिंदुओं पर लगे तीर्थ यात्रा कर एवं जजिया कर को समाप्त कर दिया था। देखिए 1562 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ कर को समाप्त कर दिया और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने सुलह ए कुल सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत भी किया। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित किसे बनाया गया? अबुल फजल को। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबरनामा अकबर का जीवनी है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। यह 3 भागों में लिखा गया है। मनसबदारी प्रणाली या टोडरमल प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रणाली या टोडरमल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? अकबर ने। अकबर के दीवान टोडरमल ने दहसाला व्यवस्था का शुरुआत किया था। दहसाला व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर के दीवान टोडरमल ने। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। दसावन या बसावन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक संगीतकार तानसेन बैजू बावरा थे। बाबा रामदास बाज बहादुर हरिदास थे। सबका नाम याद रखिएगा। संगीतकार कौन थे? तो तानसेन बैजू बावरा, बाबा रामदास बाज बहादुर हरिदास। 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत अकबर ने किया था। 4 बाग बाबर की परिकल्पना था।
अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। याद रखिएगा, नगाड़ा कौन बजाता था? तो अकबर। वीणा बजाने में निपुण कौन था? तो यह हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रजमनामा फारसी में अनुवाद था। रजनामा किसका फारसी में अनुवाद था? तो यह हो जाएगा महाभारत का। अकबर ने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। महाभारत को फारसी अनुवाद रजमनामा से किया गया, जिसका अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। इसका फारसी में अनुवाद शेख सुल्तान नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी आदि के द्वारा किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो यह हो जाएगा नकीब खां, शेख सुल्तान, अब्दुल कादिर बदायूनी, यह सब। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत महाकाव्य को 18 पर्व में बांटा गया है। महाभारत का युद्ध हरियाणा कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ा गया था। यह युद्ध पांडव और कौरवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट है लीलावती, भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वारा लिखा गया है। लीलावती पुस्तक किसका है? तो यह हो जाएगा भास्कर का। लीलावती पुस्तक किसका है? तो यह हो जाएगा भास्कर का। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल फैजी ने किया था, जो अकबर का राजकीय कवि था एवं अबुल फजल का बड़ा भाई था। इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने किया था। यह सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन थे? वह मुगल सम्राट कौन थे जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब। शाहजहां की मृत्यु के अफवाह फैलने के बाद उसके चारों पुत्रों दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, राजा मुराद में दिल्ली की राजगद्दी के लिए युद्ध शुरू हो गया। शाहजहां के कितने पुत्र थे? तो 4, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और राजा मुराद। नेक्स्ट है राजगद्दी के 2 प्रमुख दावेदार कौन हुए? तो दारा शिकोह हुए और औरंगजेब हुए। हालांकि दारा शिकोह को ही राजा बना था, लेकिन औरंगजेब बाद में शासक बनता है। दारा शिकोह एवं औरंगजेब उत्तराधिकार का कुल 3 युद्ध लड़े, जो कि क्रम से दिया भी गया है। धर्महट का युद्ध 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658, देवराय या फिर देवरावल का युद्ध 1659 में। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध में सफलता के बाद औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था। वही देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में शाहजहां के महल में 1659 ईस्वी में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। एक बार सामूगढ़ युद्ध के विजय के पश्चात, उसके बाद देवराय युद्ध के सफलता के बाद। इस तरह मुगल सम्राट औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक आगरा में हुआ और दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ? दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, जो कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। प्रथम बार ठट्टा में और दूसरी बार दिल्ली में। शिवाजी ने भी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। प्रथम बार वैदिक रीति रिवाज से और दूसरी बार बनारस के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट द्वारा तांत्रिक रीति रिवाज से। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम था गुजरी देवी। क्या नाम था? गुजरी देवी। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में बिहार पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया था, जिसमें केस, कंघा, कड़ा, कृपान, कच्छा शामिल था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का पुनः संकलन किया। वर्तमान में यही पुस्तक सिखों का गुरु के रूप में कार्य करता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को किसने कैद किया था? बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। शिवाजी को किसने कैद किया था? चलिए डिटेल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। जय सिंह ने शिवाजी को सुरक्षा का वचन दिया था। इस संधि के अनुसार 1666 में शिवाजी और इनके पुत्र संभाजी औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा।
1666 में शिवाजी और इनके पुत्र संभाजी औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार में पहुंचे थे। आगरा दरबार में शिवाजी ने अपनी प्रतिष्ठा अनुरूप मनसबदारी नहीं मिलने से 5 हजारी मनसबदारी के पंक्ति में खड़ा होने से इनकार कर दिया। इस पर औरंगजेब ने शिवाजी को उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में बंदी बनाकर रखा गया था। हालांकि बाद में शिवाजी यहाँ से भाग निकले थे। मराठा साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसके संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के गुरु एवं अभिभावक कौन थे? कोंडदेव थे। कोंडदेव गुरु एवं अभिभावक। आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो रामदास हो जाएंगे। शिवाजी ने सूरत को 2 बार 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में लूटा था। पहली बार 1664 में लूटा था। सूरत प्रमुख मुगल बंदरगाह था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसके द्वारा? तो राजा माफ करिएगा, बनारस के पंडित थे श्री गंगा भट्ट के द्वारा। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। इसके व्यवस्था पर मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। इन्होंने अपने दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया था। शिवाजी के पास एक मजबूत नौसेना थी। शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता है। याद रखिए, अष्ट दिग्गज नहीं। कृष्ण देव राय के जो दरबार में रहते थे उसे कहते थे अष्ट दिग्गज, जो कि तेलुगु के महान विद्वान थे। अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्रिपरिषद का नाम था। नेक्स्ट आ जाइए 2012 में पूछे गए प्रश्न। 2012 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अच्छा, 26/8/2012 को एक भी क्वेश्चन मिडिएबल से नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है 1/9/2012 उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी। राजा टोडरमल दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। अकबर के दरबार में आने से पहले राजा टोडरमल शेरशाह के सेवा में था। टोडरमल ने 1580 ईस्वी में आईने दहसाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की, जो जब्ती प्रणाली का रूप था। अकबर या मुगल शासन के प्रमुख अधिकारी का नाम जान लेते हैं। वजीर प्रधानमंत्री कहलाता था। शाही दीवान वित्त मंत्री या राजस्व प्रधान। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष। मीर सामान सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था। मीर ए मुंशी पत्राचार विभाग का अधिकारी। काजी न्याय विभाग का प्रधान। सद्र उ सुदूर धार्मिक मामलों का मंत्री। एक बार फिर से देख लेते हैं। शाही दीवान वित्त मंत्री या फिर राजस्व प्रधान। वजीर प्रधानमंत्री होते थे। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। मीर सामान सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी। मीर ए मुंशी पत्राचार विभाग का अधिकारी। काजी न्याय विभाग का प्रधान। सद्र उ सुदूर धार्मिक मामलों का मंत्री। नेक्स्ट आ जाइए 2018 में पूछा गया प्रश्न। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ 1017 में भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ 1017 ईस्वी में। अल बरूनी ने 1017 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक पंजाब क्षेत्र में निवास किया। अल बरूनी 1017 से लेकर के 1027 ईस्वी तक पंजाब क्षेत्र में निवास किया। किताब उल हिंद पुस्तक का अर्थ होता है भारत की खोज। मोहम्मद गजनबी ने भारत को कुल 17 बार आक्रमण किया था। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत से धन लूटना। इसका भारत में सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले विद्वान कौन थे? फिरदौसी, उतवी, फारूकी, अल बरूनी। याद रखिएगा, अल बरूनी के साथ माफ करिएगा मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले फिरदौसी थे, उतवी थे, फारूकी थे और अल बरूनी थे। ट्रिक भी दिया गया है, फूफा, फिरदौसी, उतवी, फारूकी और अल बरूनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो यह हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का शासक, गुलाम वंश का शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा। चंगेज खान 1221-22 में भारत पर आक्रमण किया था। यह मूल रूप से मंगोलिया का रहने वाला था। चंगेज खान फारस
या ईरान के शासक जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र तक आ गया था। चंगेज खान ने सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुवाचा को पराजित भी किया। फारस के शासक मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से शरण मांगा, पर इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया और चंगेज खान के प्रकोप से अपने को बचा लिया। नेक्स्ट है 11/3/2018 प्री एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए, नो क्वेश्चन। बिहार दरोगा अवर निरीक्षक परीक्षा री एग्जाम हुआ था, उसमें फिर पूछे गए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? सभी को पता होगा, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यह अरब मूल का था। इसने सिंध के शासक दाहिर को हराया था। इस आक्रमण की जानकारी अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलती है। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अली अहमद है, अली अहमद। मोहम्मद कासिम भारत में जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। हालांकि ब्राह्मण को इस कर से मुक्त रखा था। फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर खड़ा है, उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है, राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन किया गया है। कल्हण की यह पुस्तक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। स्थापना कब हुई थी? यह पूछा गया है। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। बाबर तुर्की मूल का था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर का भारत में सफलता का कारण है बाबर एक योग्य सेनापति था। इसने युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इसने युद्ध में तोप का प्रयोग किया। बाबर के प्रमुख तोपची थे उस्ताद अली एवं मुस्तफा खां। उत्तर भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किया था। हालांकि दक्षिण भारत में तोप का प्रयोग बाबर के आगमन के पहले ही हो चुका था। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध में हुआ था। बाबर 1526 से 1530 तक भारत का शासक रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखा था। अपनी आत्मकथा में इसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महान शासक बताया था। 4 बाग की परिकल्पना बाबर का ही था। 4 बाग बनाने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अकबर ने। बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर के नाम से जाना जाता था। आप लोग बस ध्यान से सुनेंगे। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। बाकी पहले बताया जा चुका है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? इनका उर्स मनाया जाता है कहाँ? तो हो जाएगा अजमेर शरीफ। उर्स त्यौहार राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह त्यौहार सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य क्षेत्र अजमेर था। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन हुए? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीउद्दीन गज ए शंकर, निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। पानीपत वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत का क्रम से 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया, जिसमें हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू है, इसे अकबर की सेना ने पराजित किया था या फिर अकबर ने पराजित किया था। हालांकि अकबर की तरफ से नेतृत्व बैरम खान नहीं किए थे। इस युद्ध में भी अकबर की विजय प्राप्त हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को, और यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा की हार हुई और अफगान विजय हुए। नेक्स्ट है 2018 में पूछे गए
प्रश्न मेंस एग्जाम में। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। गुलबदन बेगम अकबर के बुआ और हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। मुगल शासक और उसके जीवनी के लेखक जैसे कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, बाबर ने खुद अपना आत्मकथा लिखा था। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है, गुलबदन बेगम ने लिखा। अकबरनामा या आईने अकबरी, यह अकबर की जीवनी है, अबुल फजल ने लिखा। तुजुक ए जहांगीरी, यह जहांगीर की जीवनी है, इसे लिखा जहांगीर ने, पूरा किया मोतबिद खां ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखना शुरुआत किया था, पर बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तब मोतबिद खां ने इसे पूरा किया था। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा शाहजहां की जीवनी है, इयायत खां एवं मोहम्मद सोलेह खां के द्वारा यह लिखा गया था। आलमगीरनामा औरंगजेब की जीवनी है, यह मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया था। आलमगीरनामा औरंगजेब की जीवनी मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा यह लिखा गया था। अपने बारे में खुद लिखने को आत्मकथा कहा जाता है। जब आपके बारे में किसी और द्वारा लिखा जाता है उसे जीवनी कहते हैं। तो आलमगीरनामा क्या है? तो यह जीवनी है, क्योंकि यह दूसरे के द्वारा लिखा गया, मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। शाहजहांनामा यह भी जीवनी है, यह लिखा गया इयायत खां एवं मोहम्मद सोलेह खां के द्वारा। मुगल शासकों में बाबर और जहांगीर ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद से लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सीरी शहर या फिर सीरी किला, सीरी का किला या सीरी दुर्ग का निर्माण, सीरी शहर या सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान में गया था। इस समय मंगोल आक्रमण का डर बना हुआ था। मंगोल के आक्रमण का सामना करने के लिए सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। यहाँ पे दिया भी गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या फिर गुरसब था, अली गुरसब था। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहते थे, पर अपने गुरुओं के समझाने पर मान गया। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ईसानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी राजा के दैवीय अधिकार को मानता था। अमीर सरदार इसके समय सबसे शक्तिशाली रह गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सारे सरदारों को दिए गए इक्ता भूमि को छीनकर सभी को खालसा भूमि सरकारी भूमि में बदल दिया था। इसने अपने शासनकाल में कई सुधार भी किए, जैसे कि सैन्य सुधार। इसने सैनिकों के हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया। दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखने की शुरुआत किया। इसने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया। इसके तहत सभी चीज़ों का दाम तय कर दिया गया। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा था। मलिक काफूर के दक्षिण भारत में आक्रमण के समय देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव थे। मलिक काफूर के दक्षिण भारत में आक्रमण के समय देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव थे। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि इस हिजड़े को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। कभी कभी यह दरबार में नंगे भी आ जाता था। इसने खलीफा की उपाधि लिए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर किया था, उस समय वहां का शासक कौन थे? तो उदय सिंह थे, उदय सिंह। और जहांगीर के समय अमर सिंह थे। 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह थे। इस युद्ध में अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हालांकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? तो चेटक था। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेटक था। मुगल और सिसोदिया वंश का संबंध है।
चित्तौड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। सिसोदिया वंश के शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार न थे। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें राणा सांगा की हार हुआ था। अकबर द्वारा 1567 एवं 1576 में चित्तौड़ को जीतने का प्रयास किया गया। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने चित्तौड़ के साथ संधि करने में सफलता हासिल की। शेरशाह के मकबरा स्थित है, सभी जानते होंगे, सासाराम में। नेक्स्ट आ जाइए 2018 26/8/2018 स्टेनो एएसआई में पूछे गए प्रश्न। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके कालीन माफ करेंगे अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? विकल्प के अनुसार हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन में बलबन के शासनकाल से तुगलक के शासनकाल तक बिताया। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तान नहीं 8 सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान बलबन, मोहम्मद कैमूर्स, कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक का शासन देखा था। गयासुद्दीन तुगलक का शासन, मोहम्मद बिन तुगलक का भी शासन देखा था। ये प्रमुख कवि, शायर और गायक संगीतकार थे। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पटियाला कहाँ है? तो पंजाब में है। इनका जो जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था। एटा जिले के पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो के गुरु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। तुर्कल्लाह की उपाधि किसने दिया? निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तबला और सितार नामक वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है। तबला और सितार। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और फारसी में एक साथ लिखा है। सबसे पहले इन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का प्रयोग किया था। भारतीय गायन में कव्वाली इन्हीं की देन माना जाता है। कव्वाली किनका देन है? अमीर खुसरो को। तुगलकनामा, आशिकी, देवल रानी, नूह ए सिपहर आदि पुस्तकें अमीर खुसरो की है। तुगलकनामा है, आशिकी है, देवल रानी है, नूह सिपहर, यह सब अमीर खुसरो की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे, हम्पी तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। जिस समय दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना हुआ, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। इनका संबंध तुलु वंश से था। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए: संगम, सालु, तुलु और अराविडु। नेक्स्ट है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? भास्कर की लीलावती यह गणित से संबंधित है। भास्कर 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इसकी पुत्री का नाम था लीलावती। अपनी पुत्री के नाम पर लीलावती नाम से गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का अबुल फैजी ने फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फैजी ने। नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? यह हो जाएंगे बालपुत्र देव शैलेंद्र वंश के शासक थे, जिनका शासन वर्तमान इंडोनेशिया क्षेत्र में था। शैलेंद्र वंशी शासक समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। बाल देवपुत्र ने अपने दूत पाल वंश के शासक देवपाल के दरबार में भेजकर देवपाल से नालंदा में एक विहार की स्थापना के लिए नालंदा क्षेत्र में 5 गांव दान देने का अनुरोध किया, जिसे देवपाल ने स्वीकार भी कर लिया था। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपने सैनिक टुकड़ियों को 200, 250 या 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? यह हो जाएगा इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम शाह शेर शाह का उत्तराधिकारी था। इस्लाम शाह का मूल नाम जलाल खान था। इस्लाम शाह ने सेना के दस्ता को बनाए रखने के लिए कुछ नए सुधारों की शुरुआत करके उन्होंने सेवा में नियमित पदक्रम तय करके घुड़सवार सेना को फिर से तैयार किया। सैनिकों को 50, 200, 250
और 500 की इकाइयों में विभाजित किया गया था। इस्लाम शाह ने तोपखानों को भी मजबूत किया। इन्होंने 5 किले शेरगढ़, इस्लामगढ़, राशिदगढ़, फिरोजगढ़, मनकोट का निर्माण करके साम्राज्य की रक्षा करने का प्रयास किया। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश का सबसे महान शासक सिकंदर शाह लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ योग मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका था? यह हो जाएगा विलियम फिंच का। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ योग मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कहा था विलियम फिंच ने। विलियम फिंच ब्रिटेन के यात्री थे जो कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आए थे। ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। एकमात्र विदेशी जिन्होंने सलीम के प्रेमिका अनारकली का उल्लेख किया, यह कौन है? तो विलियम फिंच है। मनुची के बारे में जानिए। निकोलाओ मनुची एक इटालवी लेखक और यात्री था। इसने मुगल दरबार में अपनी सेवा दी थी। इसने औरंगजेब के काल में शिवाजी के विरुद्ध तोपची का कार्य किया था। किसने? मनुची ने। नेक्स्ट है ट्रेवर नियर। यह फ्रांस का यात्री और व्यापारी था। इसने 1630 से लेकर के 1668 के बीच 6 बार भारत का दौरा किया था। 1630 से लेकर के 1668 के बीच 6 बार भारत का दौरा किया था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ये मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी इतिहासकार था। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल के बारे में पातशाहनामा लिखा था। पातशाहनामा के शाहजहां के शासन का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने दक्कन के अकाल का भयावह चित्रण किया है। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन। 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक बना। बड़शाह या फिर महान राजा की उपाधि आबदीन को ही दिया गया था। बड़शाह की उपाधि आबदीन जैनुल आबदीन को ही दिया गया था। बड़शाह का अर्थ होता है महान राजा। इन्होंने अकबर जैसे बहुत सारे कार्य किया। इन्होंने अपने राज में जजिया कर को हटा दिया। इन्होंने राजतरंगी और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। इसके धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इन्हें कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में अलाउद्दीन खिलजी के भ्रांति मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। सूरसागर क्या है? सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है। सूरसागर में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। राधा कृष्ण होना चाहिए। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महान कवि थे। ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। ये श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए गए हैं, जैसे कि सूरसागर जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बया हलो, यह किसका है? सूरदास का है। सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बया हलो, यह सब सूरदास की पुस्तकें हैं। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बचपन का नाम रामतनु पांडे है। इन्होंने संगीत की शिक्षा गुरु हरिदास से लिया था। गुरु हरिदास ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। 1586 में तानसेन की मृत्यु आगरा में हुई थी। तानसेन की इच्छा के अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया जो ग्वालियर में है। तानसेन की इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया था जो ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस से प्रभावित होकर तानसेन मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए थे। मोहम्मद गौस से प्रभावित होकर के तानसेन मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिए थे। वीजक कबीरदास की पुस्तक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, यह सब पुस्तक किसका है? तुलसीदास का। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तमिल रामायण के लेखक कंबन है। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। 2019 में पूछे गए प्रश्न, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत विभाजन, हाँ, जिसमें कांग्रेस जो है नरम दल गरम दल में विभक्त हो गया था 1907 में। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? 1767 में बंगाल का सर्वेयर
किसे नियुक्त किया गया था? जेम्स रैनल को। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका डिस्कशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगा। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? सिंह सभा आंदोलन पंजाब में। 1879 में सिंह सभा का गठन लाहौर में किया गया था। इसकी स्थापना धर्म परिवर्तन कार्यवाही के विरोध था। इस प्रश्न को प्राथमिक भारत में डिस्कस किया गया है। सिंह सभा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए। श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी श्रीरंगपट्टनम। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन साबित हुए। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया? द हिंदू स्वदेश मित्रन सुब्रमण्यम अय्यर ने। जे.ए. हिकी को भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता माना जाता है। जेम्स ए हिकी को भारत में समाचार पत्रों का जन्मदाता माना जाता है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉप को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर यह आया था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कोचिन में हुआ था। नेक्स्ट है 2019 में ही पूछे गए प्रश्न मेंस एग्जाम में, इनमें से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही दिया गया है? कालक्रम के अनुसार हो जाएगी रामानुज, उसके बाद नामदेव, चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। यहाँ पे दिया भी गया डिटेल से। रामानुजाचार्य का जीवन काल जो है 1017 से 1137 ईस्वी तक माना जाता है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534, तुलसीदास 1511 से लेकर के 1623। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था, याद रखिएगा। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रतिक्रिया में विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने। नेक्स्ट है, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 में जहांगीर के समय में हुई थी। अकबर के काफ़ी प्रयास के बावजूद मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया था। जहांगीर का सबसे बड़ा राजनीतिक सफलता मेवाड़ों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना था। जहांगीर ने 1608 से मेवाड़ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। खुर्रम, जो कि शाहजहां का नाम है, अंततः 1615 ईस्वी में मेवाड़ के साथ संधि करने में सफलता हासिल किया। जहांगीर ने मेवाड़ के साथ काफ़ी उदार शर्तें रखा, जिसके कारण मेवाड़ के शासक अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस तरह वर्षों से चले आ रहे मुगल मेवाड़ संघर्ष का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। मकराना जो क्षेत्र है यह राजस्थान के नौगौर जिले में स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल को शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल का निर्माण लगभग 22 वर्षों का समय लगा था। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल के बारे में पहले बताया जा चुका है। चुनार उत्तर प्रदेश में है, जो कि लाल बलुआ पत्थर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर ने। सुलह एक कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। अकबर का सुलह एक कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। हालांकि बाद में अकबर ने एक नया धर्म का शुरुआत किया था। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म को चलाया गया। दीन इलाही को तौहीद ए इलाही नाम से भी जाना जाता है। तौहीद ए इलाही के नाम से। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू शासक बीरबल हुआ। दीन ए इलाही संबत का शुरुआत 1583 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाया था। औरंगजेब की बात हो रही है। औरंगजेब का उद्देश्य भारत को दारुल हर्ब मतलब गैर मुस्लिम देश से दारुल इस्लाम मुस्लिम देश बनाना था। गैर मुस्लिम देश से दारुल इस्लाम मतलब मुस्लिम देश बनाना था। औरंगजेब का यह उद्देश्य था।
नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? साहू को मुक्त किया था मुअज्जम। साहू जी को औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में बंदी बनाया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने इसे जेल से मुक्त कर दिया। बहादुर शाह प्रथम को ही मुअज्जम कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला कहा जाता है। मतलब मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। एक बार फिर से जानेंगे। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। नेक्स्ट है 19 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन किए गए। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? शहादत खां को। शहादत खां। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खान का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। शहादत खां अवध में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। शहादत खान अवध स्वायत्त साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने 1722 में मुगलों से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आरोप पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का शासक वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को का रहने वाला था, सही दिया गया है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यह भी सही है। उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता को बाद के वर्षों में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत को रेहला पुस्तक के रूप में लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भारी योजना के लिए पगला बादशाह कहा जाता है। सनक भारी योजनाओं के लिए पगला बादशाह कहा जाता है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अभी हमने बात कर लिया था, अफगान एवं मराठा के बीच। सक्करखेड़ा का लड़ाई कब हुआ था? सक्करखेड़ा का लड़ाई हुआ था 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724। इस लड़ाई में निजाम उल मुल्क ने दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान को हराया था। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिनकिलीज कमरुद्दीन खां था। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? चिनकिलीज कमरुद्दीन खान। पालखेड़ा का युद्ध 28 फरवरी 1728 को हुआ था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाजीराव ने निजाम को हराया था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ है? तो 1707 में और साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू विजय हुआ था, ताराबाई को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, कॉर्केट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? कॉर्केट राजवंश जम्मू कश्मीर से। हर्षवर्धन के शासनकाल में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में दुर्लभ वर्धन ने कारकुट वंश की स्थापना की थी। कारकुट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। 20 में पूछे गए प्रश्न, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? अब्दुल समद। बाबर के शासनकाल से ही मुगल दरबार में चित्रकारी शुरू हो गया था। बाबर के दरबार में बिहजाद नामक चित्रकार रहता था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बाबर के दरबार में बिहजाद नामक चित्रकार रहता था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। अकबर ने अब्दुल समद के नेतृत्व में एक अलग चित्रकला विभाग की स्थापना किया। अकबर के दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत व शामन इत्यादि हुए। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है, यह कथन किसका है? जहांगीर का है। जहांगीर खुद भी बहुत बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, मनोहर, विशनदास, गोवर्धन, आगा रजा, अबुल हसन इत्यादि थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में? आगा रजा के नेतृत्व में। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस एवं अबुल हसन को नादिर रुजमा की उपाधि प्रदान की।
हमजानामा का संबंध मुगल चित्रकारी से है। हमजानामा का संबंध मुगल चित्रकारी से है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राणा उदय सिंह। अकबर का पहला सैन्य अभियान 1561 मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ था। अकबर का अंतिम अभियान 1601 में असीगढ़ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ था। क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। पहले पुरंदर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया, उसके बाद सूरत को पहली बार लूट, फिर हो जाएगा राज्याभिषेक, फिर कर्नाटक का आक्रमण। देख लेते हैं। पुरंदर दुर्ग पर विजय 1648, सूरत को पहली बार लूटा 1664, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674, कर्नाटक अभियान 1677। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 में और 1670 में। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता था? तोरण को जीता था। पादशाहनामा का रचयिता कौन है? पादशाहनामा का रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था एवं उसको अपनी राजधानी बनाया था। लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान वंश लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला अफगान शासक बहलोल लोदी था। इसके समय अमीर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। बहलोल लोदी अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी खुद भी खड़ा रहता था। उसके सरदार जब खड़े होते थे तो वह भी खुद ही खड़ा रहता था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था। सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं। बहलोल लोदी के बाद यह शासक बनता है। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी, गज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। यह कट्टर मुस्लिम था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बनता है। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों मारा जाता है। युद्ध स्थल में मारे जाने वाले मध्यकालीन भारत में यह पहला सुल्तान था। बाबर को भारत पर आगमन के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने दिया था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर कहा जाएगा बीजक। कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इसका लालन पालन नीरू एवं नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने किया था। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर ऐसे पहले संत थे पूरे तरीके से गृहस्थ जीवन जिए थे। याद रखिएगा, कबीर ऐसे संत हुए जो पूरे तरीके से गृहस्थ जीवन जिए थे। कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए। उन्होंने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। कबीर निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर रूप माना। कबीर के भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा गया है। कौन सी भाषा? सधुकड़ी भाषा। कबीर के उपदेश संबद्ध सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में संग्रहित है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, संबद्ध और साखी। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। कबीर का समाधि मगहर में स्थित है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहा को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया था। उनके 2 शिष्य भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को सजोया है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? अवध रियासत का संस्थापक शहादत खान। 1722 ईस्वी में अवध रियासत की स्थापना की। शहादत खान के बारे में पहले जानकारी दे दिया गया है।
मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि दिया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया गया। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक में सादुल्ला और भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में स्थापित किया था। जौना या फिर जूना खां मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम था। जौनपुर राज्य की स्थापना एक हिजड़ा मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने किया था। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने किया था? एक हिजड़ा मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने किया था। मलिक सरवर द्वारा स्थापित वंश का नाम था सरकी वंश। मलिक सरवर द्वारा स्थापित वंश का नाम था सरकी वंश। जौनपुर राज्य की स्थापना 1394 ईस्वी में हुई थी। यह राज्य 1479 तक चला था। जौनपुर प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा उड़ीसा में। यह प्रसिद्ध भगवान त्रिभुवनेश्वर शिव को समर्पित है। यह मंदिर को अयाती केसरी ने 11वीं सदी में बनाया था। लिंगराज मंदिर नागर शैली के चरम अवस्था को दर्शाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। इस मंदिर को कलिंग राजा अनंत वर्मन के मंत्री चुडंग देव द्वारा बनाया गया था 12वीं सदी में। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा 4 धाम के रूप में की गई है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में और रामेश्वरम तमिलनाडु में। इन चारों मठों को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। श्रृंगेरी मंदिर भी एक था। नेक्स्ट है, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण अकबर के काल के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का संसव सिक्का था। अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का संसव सिक्का था। अकबर ने राम सिया देवनागरी लिपि में लिखित और चित्रित सिक्का चलाया था। बाबर ने शाहरुख और बाबरी नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। मुगल काल में सिक्कों की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुआ। मुगल काल में टकसाल अधिकारी दरोगा कहलाते थे। बहलोली सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने किया। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन ने। स्थापना किया था इल्तुतमिश ने, जो कि 40 सरदारों का एक संगठन था जिसे तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा दल कहा जाता था। समय के साथ यह दल काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, जो अक्सर प्रशासन में हस्तक्षेप करता था। बलबन ही इस दल का सदस्य रह चुका था। बलबन ने शासक बनते ही पहले इस दल को समाप्त किया एवं सरदारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया। बलबन ने नियावत एक खुदाई एवं जिले इलाही ईश्वर का प्रतिनिधि, जिले इलाही मतलब ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन के दामाद थे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन ने शासन में राजा के दैवीय अधिकार एवं रक्त व लौह की नीति का पालन किया। बृहद ट्रक मार्ग, ग्रैंड ट्रक रोड, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे, शेरशाह ने। और यह संबंधित है सड़क परिवहन से। ग्रैंड ट्रक रोड दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से एक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को जोड़ता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम भी कहा जाता है। यह बांग्लादेश के चट्टगांव से प्रारंभ होकर लाहौर से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता था। अफगानिस्तान पेशावर। यह मौर्य साम्राज्य के दौरान भी अस्तित्व में था। आधुनिक सड़क प्रवृत्ति का पुनः निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। बृहद ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार जो होते थे विष्णु संत, नैनार शैव संत होते थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था।
रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया। रामानंद के 12 शिष्य हुए। रैदास जो कि चमार जाति से आते थे, सेन नाई थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, पीपा राजपूत आदि थे। इन्होंने अपना दरबार सभी जातियों के लिए खोल दिया था। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये अष्टछाप वल्लभाचार्य के शिष्यों के प्रधान थे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण कराया गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी इसमें मरम्मत की गई। कुतुब मीनार को प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है। अलाई दरवाजा को निर्माण प्रसिद्ध खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगभग 1311 ईस्वी में करवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल शासक अकबर ने गुजरात विजय के फलस्वरूप करवाया था। चार मीनार हैदराबाद में है। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया? नादिर उल अस्त के खिताब से उस्ताद मंसूर को। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने अपने शासनकाल में चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। पहले ये बात हो चुकी है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो रायगढ़ है। रायगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महांड पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध दुर्ग है। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। शिवाजी ने राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट द्वारा करवाया। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में, माफ करिएगा यहाँ पे 1627 होगा, गलती दिया गया है, शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। 1646 मात्र 16 वर्ष की अवस्था में बीजापुर, यहाँ पे ये भी गलत दिया गया, 16 वर्ष की अवस्था में नहीं, बीजापुर से तोरण का किला जीता। 1664 में सूरत को पहली बार लूटा। 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुआ। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ। नेक्स्ट है 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, बाकी लगातार से मैं कराते आ रही हूँ। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था, इस कारण से इन्हें कुरान खां के नाम से जाना जाता है। यह मोहम्मद गौरी के सबसे विश्वासपात्र और योग्य गुलाम था। ऐबक मोहम्मद गौरी के भारत द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेश का प्रभारी था। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद सरदारों के अनुरोध पर 1206 ईस्वी में लाहौर से शासन करना प्रारंभ किया। इसे गुलाम वंश संस्थापक माना जाता है। 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन किया। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, जबकि इसको पूरा इल्तुतमिश ने किया। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का पैदा कहाँ हुआ था? खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? तो यह पटियाली में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कि सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही अच्छा, ये कृषि विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। बलबन ने दीवान ए अर्ज का अर्थ होता है सैन्य विभाग। दीवान ए बंदगान गुलाम विभाग फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग, ऐसे की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की, जो कि वित्त विभाग से संबंधित है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। शाहजी भोसले के बेटा शिवाजी थे। शिवाजी के दो प्रमुख बेटा हुए, संभाजी एवं राजाराम। औरंगजेब संभाजी की हत्या कर संभाजी के बेटे सहू को कैद कर लेता है। राजाराम संभाजी का सौतेला भाई था। संभाजी की हत्या के बाद मराठा का नेतृत्व राजाराम ने किया। राजाराम की मृत्यु के बाद ताराबाई अपने कम उम्र के पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा राज का शासक घोषित कर दिया। अच्छा, एक बार फिर से, राजाराम की मृत्यु के बाद ताराबाई अपने कम उम्र के पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा राज का शासक घोषित कर दिया। ताराबाई राजाराम की विधवा थी। इसने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के रूप में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। मराठा का स्वतंत्रता संग्राम 1689 से 1707 ईस्वी तक चलता रहा। औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुआ था। तब नए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर
प्रथम, जिसे मुअज्जम कहा जाता है, संभाजी के बेटा शाहू को कैद से रिहा कर दिया। अब मराठा सम्राट दो गुटों में बट गए, एक तरफ ताराबाई तो दूसरी तरफ शाहू। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजय हुआ। शाहू मराठा साम्राज्य का नए शासक बना। इतना डिटेल से आपको दिया गया था, एक बार फिर से आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोग खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, इनमें से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? भूमि का वर्गीकरण नहीं है। पोतल है, परती है, बंजर है, जरीबा नहीं है। जरीबा भूमापन का यंत्र नहीं है। क्या पूछा गया? भूमि का वर्गीकरण। अच्छा, जरीबा जो था भूमि मापन का यंत्र था। भूमि मापन का यंत्र था। मुगल काल में भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पोलज जो होता था सबसे अच्छा उपज देने वाला भूमि था, जिस पर वर्ष में 2 फसलें होती थी। परती, ऐसे भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर हो जाएगा ऐसी भूमि जिस पर 3 से 4 वर्ष पर खेती होती है। बंजर, ऐसी भूमि जो खेती योग्य भूमि नहीं थी, ऐसे भूमि पर लगान नहीं वसूला जाता था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? चहार तस्लीम और जमीन बोस शाहजहां। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में सिद्धा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये दोनों प्रथा मुगलों में अकबर द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि बाद में सबसे पहले दोनों प्रथा को बलबन ने शुरू किया था। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवा है। मुनिस अल अरवा। जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। जहां द्वारा लिखित पुस्तक जो है मुनिस अल अरवा है, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवनी लिखा गया है। मुनिस अल अरवा का अर्थ होता है आत्मा का विश्वास। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। जहां आरा दारा सिकों के साथ मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या बन गई थी। मुल्ला शाह बदख्शी कादरी सिलसिले के सूफी संत थे। मुल्ला शाह बदख्शी कादरी सिलसिले के सूफी संत थे। जहां आरा ने मुल्ला शाह की जीवनी रिसालाह ए साहिबिया शीर्षक से लिखी। जहां आरा ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह को समर्थन दी थी। दारा शिकोह को इसने समर्थन दी थी। शाहजहां के बंदी जीवन में जहां आरा ने ही शाहजहां की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अमला अधिकारी होता था। अमला जमींदार का अधिकारी होता था। बंगाल में अमला जमींदारों का लगान वसूलने वाला अधिकारी होता था। लगान वसूलने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, गांव से कर वसूलता था। मध्यकाल में आमिल मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करते थे। आमिल भूमि की पैमाइश, लगान वसूली, कारकुनों, मुकदमों और पटवारियों के खाता बही का निरीक्षण का भी कार्य करता था। ब्रिटिश भारत शासनकाल में बंगाल में आमिल अधिकारी जमींदार होता था। बंगाल में 1790 में बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया, जिसे 1793 में अस्थायी कर दिया गया, जिस कारण से अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार होता था। भू राजस्व वसूली का दायित्व भी जमींदार को दिया गया। इन जमींदारों को अमला या फिर आमिल कहा जाता था। मध्यकाल में दीवान राज के वित्तीय मामले के प्रभारी होते थे। मध्यकालीन भारत में कोतवाल किले के नेता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपाधि था। कोतवाल किले के नेता के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपाधि। बाद में कोतवाल पुलिस का वह प्रधान कर्मचारी बन गया, जिसके अधीन कई थाने और बहुत से सिपाही होते थे। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? नगलपुरम। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से था। कृष्णदेवराय का जीवन काल 1471 से 1529 ईस्वी था, जबकि शासनकाल 1509 से लेकर के 1529। इन्हें विजयनगर के सर्वाधिक महान सम्राट माना जाता है। इनके माता का नाम नागला देवी और पिता का नाम तुलु नरसा था। याद रखिएगा, माता का नाम नगला देवी, पिता का नाम तुलु नरसा। कृष्णदेवराय हजारा मंदिर, विठल साई मंदिर का निर्माण करवाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है।
2023 में पूछे गए प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? अमरम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों का अनुदान। विजयनगर सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक भू सामंत होते थे। सेना के रख रखाव के लिए सम्राट द्वारा इन सेना नायकों को जो भूमि दिया जाता था उसे अमरम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में इस तरह की भूमि को इक्ता कहा जाता था। हाँ, नेक्स्ट है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फिफ कहलाता था। फिफ कहलाता था। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे जागीर कहा जाता था। यूरोप में राजा की ओर से जो जमीन सामंत को दी जाती थी उसे फिफ कहा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो 1707 में। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा था। मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब के समय ही हुआ था, पर औरंगजेब की नीतियों के कारण राज्य में असंतोष बढ़ता गया। औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल सम्राट टुकड़ों में बिखर गया। इसी के साथ यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।